काली घटाओं से घिरा आसमान गरज रहा है। मूसलाधार बारिश में भीगी दीपिका एक अंधेरे कमरे में खड़ी है। उसके थरथराते हाथों में आईएएस परीक्षा का एडमिट कार्ड है, जिस पर बारिश के पानी के साथ आंसू गिर रहे हैं। ताला बंद दरवाजे पर क्रोधित आवाजें गूंज रही हैं। अरे दरवाजा खोलो, आज तुम्हारे इस विद्रोह का अंत होगा। ठाकुरों के खानदान में परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। तुम्हारे ये सपने हमारी मर्यादा की कब्र खोद रहे हैं। पापा, आप गुस्से में फैसला मत लीजिए, हम बैठ के बात कर सकते हैं। कौन सी बात करनी है अब? चार लोग क्या कहेंगे? हमारी बहू सरकारी अफसर बनेगी, लोग हंसेंगे हम पर। इससे बड़ा कलंक और क्या होगा हमारे लिए? मैंने तो पहले ही कहा था काकी, जब चिड़िया ने उड़ना सीख लिया तो पिंजरा पसंद नहीं आएगा उसे। मैं तो बस आईना दिखा रही थी। दीपिका अपनी किताबों नोट्स को सीने से लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन हौसलों में कमी नहीं। तुम चाहे जितने ताला बंद दरवाजे लगा लो, मेरे सपनों को कैद नहीं कर सकते। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दे। और मेरे सपने अभी जागे हैं, पूरी तरह से जागे हुए हैं। 6 महीने पहले सूरजपुर गांव में रोशनी और खुशियों से भरी शादी का माहौल है। मंडप में दीपिका नई दुल्हन के रूप में बैठी है, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। बेटा, अपने इस बाप को माफ कर दे। अरे तेरा रिश्ता देखने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बेटा, अब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात का मुझे पूरे जीवन दुख रहेगा कि मेरी बेटी की पढ़ाई मैंने बीच में रुकवा कर उसकी शादी करवा दी। लेकिन बेटा, तू मेरी बात मान। ठाकुर परिवार बहुत ही ऊंचा घराना है। अरे वहाँ शादी होगी तो तेरी किस्मत चमक जाएगी, और ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, भूल जा इसे। बाबूजी, आप दुखी मत होइए। सपने तो पंछी की तरह होते हैं, कभी भी कहीं भी उड़ सकते हैं। और आपने तो मुझे उड़ना सिखाया है ना। कितनी भी ऊंचाई की उड़ान हो, मैं आपको कभी शर्मिंदा होने ही नहीं दूंगी। अरे पगली, ससुराल में ना ये सब हवाई किले मत बनाना। बेटा, औरत का गहना ना उसकी चूड़ियों की खनक में और पायल की छनक में होता है, ना कि किताबों के पन्नों में। विदाई के समय दीपिका अपनी किताबें और अपने सपने छिपाकर ठाकुर हवेली पहुंचती है। हवेली के मुख्य द्वार पर परंपराओं के साथ स्वागत के बाद वो अपने नए घर में प्रवेश करती है। आओ बेटी, घर में कदम रखो। याद रखना, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। चार लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा डर और कोई नहीं होता। हमारे घर की बहुएं हमेशा मर्यादा में रहती हैं। हमारा ठाकुर परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव का मान सम्मान है। यहाँ हर परंपरा, हर रीति रिवाज का पालन होता है। ठाकुरों के खानदान में परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। वाह, नई नवेली दुल्हन, बड़े शहर की पढ़ी लिखी लगती हो। देखते हैं ठाकुर परिवार की परंपरा को कितने दिन संभाल पाती हो तुम। रात को दीपिका और विक्रम अपने कमरे में बातें कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में आज कुछ अलग सी चमक है, जैसे कोई सपना छुपा हो। क्या मैं जान सकता हूँ? मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। एक अफसर बनना चाहती हूँ, मगर अब। मगर क्या? एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हारी शादी होने के बाद पढ़ाई लिखाई सब तुम छोड़ दोगी, सपनों को भूल जाओगी? देखो, अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके परिवार की परंपराएं। कभी कभी ना जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमें सब कुछ करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब परिवार का हर इंसान इस बात को मानेगा कि हर बेटी, हर बहू को पढ़ने का समान अधिकार प्राप्त है, वैसे ही जैसे एक बेटे को है। 1 महीने बाद दीपिका रसोई में काम करते हुए चुपके से अपने नोट्स भी पढ़ रही है कि अचानक वहाँ पर कामिनी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या छुपा रखा है यहाँ पर? अरे बाप रे बाप, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा। तो ये छिपा छिपा कर पढ़ रही हो तुम? ठाकुर परिवार की बहू आईएएस बनेगी। वाह, क्या जमाना आ गया है। भाभी, ये तो बस ऐसे ही। मैं तो सिर्फ क्या? अरे मेरी भोली बहन, क्या तुम्हें लगता है कि ठाकुर परिवार की कोई भी बहू कभी भी दफ्तर गई होगी? यहाँ औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, फाइलें लेकर नहीं घूमती। नहीं भाभी, प्लीज, मैं इस घर का सारा काम ठीक से करती हूँ। थोड़ा समय मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। किसी को क्या ही तकलीफ होगी इसमें? तकलीफ? ठाकुर परिवार के सदियों पुराने संस्कारों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो और फिर पूछ रही हो
कि तकलीफ क्या है। सच कड़वा ही होता है। शाम को परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। सविता ठाकुर और रमेश जी गुस्से में हैं। ये क्या बकवास है दीपिका, तुम ससुराल आई हो, कोचिंग सेंटर नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे जब जानेंगे कि हमारी बहू आईएएस ऑफिसर बनने के सपने देख रही है। माँ जी, मैं सिर्फ अपने खाली समय में पढ़ती हूँ। आपके घर की एक भी जिम्मेदारी मैंने कभी नहीं टाली। क्या एक औरत के सपने देखना इतना बड़ा अपराध है? बस जबान लड़ाना सीख गई हो। ठाकुरों के खानदान में परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ की बहुएं घर संभालती हैं, सरकारी दफ्तर नहीं। आज से इस घर में एक भी किताब नजर आई तो आग लगा दूंगा। पापा आपकी बात सही है, लेकिन दीपिका भी कुछ गलत नहीं कह रही है। कभी कभी जीतने के लिए थोड़ा। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? इस औरत ने तेरा दिमाग भी खराब कर दिया है। और तुम, आज से तुम्हारी ये सारी किताबें बाहर, समझी तुम? दीपिका की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपा लेती है। कुछ हफ्ते बाद दीपिका गांव के हाट में सब्जियां खरीदने गई। वहां उसकी मुलाकात गांव के मुखिया प्रकाश वर्मा से होती है। ठाकुर साहब की बहुरिया कैसी हो? तुम्हारे पिताजी बता रहे थे सिविल सर्विस की तैयारियां कर रही थी। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, वो बात तो शादी से पहले की है। देखो बेटी, बात कहूंगा मैं खरी। दुनिया ना मैंने तुमसे ज्यादा देखी है और मुझे पता है आज के युग में क्या होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहू बेटियों को पढ़ने नहीं देते। जो इसका विरोध करता है वो आगे रहता है, जो इसका समर्थन करता है वो पीछे रह जाता है। अपने सपनों के लिए लोगों को जीना चाहिए। पुरानी मान्यताओं को लेकर ये लोग कब तक जिएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और तुम जैसे बच्चे पता नहीं अपने सपनों को कैसे भूल जाते हो। मुखिया जी, मेरे सपने मेरे लिए सांस लेने जैसे हैं, लेकिन ठाकुर परिवार में। अरे तुम चिंता मत करो बेटी। सुधा शहर में महिलाओं के लिए संस्था चलाती है। वहाँ कई लड़कियाँ सिविल सर्विस की तैयारियां करती हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी पीछे से कामिनी की आवाज आती है, जो ये सब कुछ सुन रही थी। वाह वाह, क्या कहानी चल रही है यहाँ। ठाकुर परिवार की बहू और गांव के मुखिया की साजिश। मैं तो बस आईना दिखा रही हूँ। काकी को ये बात तो जरूर पता चलनी चाहिए। कामिनी तेजी से घर की ओर भागती है। दीपिका भी उसके पीछे दौड़ती है। भाभी, भाभी रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रही थी। घर पहुंचकर कामिनी सबको बताती है। जब दीपिका पहुंचती है तो परिवार के सभी सदस्य गुस्से में हैं। तुम पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रही हो। मुखिया के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रच रही थी? 4 लोग क्या कहेंगे सोचा भी है तुमने? माँ जी, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मुखिया जी से बस यूं ही बात हो गई थी। बस बहुत हुआ। आज से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। इस घर की मर्यादा को तुम्हारे पागलपन की आग में चलने नहीं दूंगा मैं। इस घटना के बाद सभी लोग दीपिका पर कड़ी नजर रखने लगे। लेकिन एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो प्रकाश वर्मा की बेटी सुधा उनके घर आती है। अगले 3 महीनों तक दीपिका चुपके से पढ़ाई करती रही। एक दिन विक्रम को इस बात का पता चल जाता है। दीपिका तुम्हें पता है, अगर पापा को पता चल गया ना तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। विक्रम, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, और मेरे सपने मुझे चैन से सोने नहीं देते। मैं सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ अपने आप को साबित करने का। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें सब कुछ आराम से करना होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कभी कभी हमें अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। एक दिन जब दीपिका आईएएस का फॉर्म भर रही होती है कि अचानक सविता ठाकुर कमरे में आ जाती है। ये क्या हो रहा है? रमेश जी, जल्दी आइए, देखिए आपकी लाडली बहू क्या कर रही है। अरे ये क्या नौटंकी है? इतना समझाने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ये तुम्हारा विद्रोह है हमारी परंपराओं के खिलाफ। और तू जानता था इस सब के बारे में? पापा, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ
कि दीपिका अपना सपना पूरा करे और इससे हमारी कोई इज्जत घटेगी नहीं बल्कि हमारी इज्जत बढ़ेगी। तू मेरा बेटा होकर ये क्या कर रहा है? तूने कब से अपनी परंपराओं को भुला दिया? ठाकुरों के खानदान में परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। बस कीजिए, आपकी परंपराओं ने ना जाने कितने ही लड़के के सपनों को कुचला है, कितने सपनों को मारा है। इसका हिसाब आपके पास है। मैंने आपके घर की हर रस्म निभाई, हर जिम्मेदारी उठाई। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं अपने सपनों को जिंदा रखूं? ये कैसी बातें कर रही है तू? 4 लोग क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो आप उन्हें कहने दोगे। क्या आप उन्हें ये बताएंगी कि आपकी बहू में इतनी काबिलियत है कि वो एक आईएएस अफसर बन सकती है, या फिर ये कहेंगी कि आपने कैसे अपनी बहू के सपनों को मार दिया? रमेश जी दीपिका की किताबें उठाकर फेंकने लगते हैं। दीपिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है। नहीं, ये मेरे सपने हैं, मेरी मेहनत है, आप इन्हें नहीं छीन सकते। दूर हटो। आज इन किताबों के साथ तुम्हारे सपनों को भी जलाकर राख कर दूंगा। पापा, खुद पर आप काबू रखिए, आप गलत कर रहे हैं। तभी प्रकाश वर्मा और उनकी बेटी सुधा वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? रमेश भाई साहब, हो क्या रहा है? आप ही ने मेरी बहू के दिमाग में एक कचरा भरा है। ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है भाई साहब। जिस दिन नदी का प्रवाह रुक जाएगा ना, तो रास्ता कैसे बनेगा? समय के साथ सबको बदलना होता है। नदी भी अपना रास्ता बदलती नहीं, तो लोग उसके ऊपर पुल बनाकर अपना रास्ता बनाकर आना जाना करते हैं। तूफान भी किसी चीज को रोक नहीं सकती। अगर किसी का सपना है तो उसे क्यों रोक रहे हो? बकवास बंद कीजिए। आप हमारी परंपराओं को नहीं समझ सकते। खानदान की मर्यादा पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। वाह, अब हमारी बहू रानी पढ़ने के लिए चोरी छुपे बाहर जाती थी। कितनी लायक है आपकी बहू, देख लीजिए काकी। हाँ भाभी, दीपिका लायक है, बहुत लायक है, और मुझे गर्व है मेरी पत्नी पर। उसने सपना देखा और सपना पूरा करने का सोचा। वो हमारे ठाकुर परिवार के नाम को लेके नहीं चलती। वो खुद का वजूद बनाना चाहती है, और ठाकुर परिवार के हर सदस्य के अंदर वीरता का खून होता है, और वीरता इसके अंदर भी है। अगर ये भी बाकी औरतों की तरह हार मान के अपने सपनों को भूलकर घर बैठ जाती, तो ठाकुर परिवार की बहू कहलाने के लायक नहीं रहती। ठाकुर परिवार का इसने नाम रोशन किया है, क्योंकि ठाकुर ही वो इंसान है, चाहे हालात, वक्त, सब कुछ उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। वो लड़ता है, सबसे लड़ता है, और अपने मंजिल को पाता है, और इसने वैसा ही किया है। रमेश जी और सविता ठाकुर स्तब्ध रह जाते हैं। तब विक्रम एक कागज निकालता है। दीपिका के आईएएस का परीक्षा का एडमिट कार्ड। इतिहास रचने वाली है वो ठाकुर परिवार के नाम को रोशन करने वाली है, ना कि कलंक लगाने वाली है। आज से ठाकुर परिवार का नाम और भी इज्जत से लिया जाएगा कि ठाकुर परिवार ने अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाया है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे ठाकुर परिवार ने एक नया इतिहास रचा है। वो कहेंगे कि आपने अपनी बहू को रसोई तक सीमित नहीं रखा, उसे मौका दिया कुछ करने का। अपने माँ बाप के साथ साथ सास ससुर का नाम रोशन करने का। बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिताजी, मैं आपके परिवार का नाम ऊंचा ही करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दे। और मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं, पूरे परिवार के लिए हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रमेश जी किताबों की ओर देखते हैं, फिर दीपिका की आंखों में झांकते हैं। उनकी आंखों में पहली बार उलझन दिखती है। आज मैंने जान लिया कि ठाकुरों के खानदान में परंपरा से भी बड़ा कुछ है, तो वो है अपने बच्चों के सपनों की कद्र करना। 6 महीने बाद परिणाम का दिन आ चुका है। ठाकुर परिवार के सभी सदस्य टीवी के सामने बैठे हैं। अब हम आपको इस साल की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम बताते हैं। हमारे राज्य से श्रीमती दीपिका ठाकुर ने अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया है। सभी लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। रमेश जी तो आश्चर्य से भर जाते हैं। देखिए, ये हमारी बहू है, ठाकुर परिवार की बहू। हमने कभी सोचा नहीं था कि परंपराओं को बदलकर इतनी खुशियाँ मिलेंगी।
अब ठाकुरों के खानदान में एक नई परंपरा शुरू हुई है, अपने सपनों को जीने की परंपरा, औरों के सपनों को जीने देने की परंपरा। और अब ठाकुर के खानदान में सपने देखने की परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। गांव भर के लोग जश्न मनाने ठाकुर हवेली आते हैं। प्रकाश वर्मा और सुधा भी। 1 साल बाद दीपिका जिले की कलेक्टर बन चुकी है। आज वो अपने गांव के स्कूल में लड़कियों को संबोधित कर रही है। जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने डर और पुरानी मान्यताएं होती हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी सफलता का जश्न मनाने नहीं आई हूँ, बल्कि आप सभी को ये बताने के लिए आई हूँ कि हर सपना पूरा हो सकता है, अगर उसे जीने की हिम्मत हो तो। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रमेश जी और सविता ठाकुर अपनी बहू को देख रहे हैं और उनकी आंखें नम हो चुकी हैं, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। पूजा का नाम भले ही पूजा था, लेकिन पूजा पाठ भक्ति से वो कोसों दूर थी। पूजा एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। पूजा खुलेआम शराब पिया करती थी। उसकी इस हरकत से उसके माता पिता बेहद परेशान रहा करते थे। इसीलिए पूजा के माता पिता ने उसकी शादी रमन नाम के लड़के से करवा दी थी। पूजा शादी में भी खूब सारा दहेज लेकर गई थी, जिस वजह से पूजा की सास उससे बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही शादी की पहली रात पूजा अपने कमरे में बैठकर खूब ड्रिंक करती है और तभी उसका पति उसे रोकते हुए बोलता है, पूजा ये सब क्या है? इस घर की नई बहू हो तुम, ये सब शोभा देता है क्या तुमको? अबे सूरज सकल के, तू मुझे शराब पीने से रोकेगा? अबे साले, तुझे क्या पता कि शराब में क्या नशा है जो तुझ में नहीं है ना? वो नशा इस शराब में है। और साले, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे कहने पे शराब पीना छोड़ दूंगी? मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, अरे तो तेरी क्या सुनूंगी? तुम मुझे धमका नहीं सकती। तुम तमीज से बात करो, पति हूँ तुम्हारा मैं। भूल गई क्या तुम? अबे ओ निकल तू, चुप, बकवास मत कर। जो ये दारू की बोतल दिख रही है ना, यही मैं तेरे सर पे फोड़ दूंगी और अभी तेरी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी। चला तब एक कोना पकड़ और सो जा। और हाँ सुन, बेड पे सोने की तो सोचे भी मत, वरना तेरे को चप्पलों से मारूंगी। बेचारा रमन डर के मारे सोफे पर सो जाता है, तो वहीं पूजा पेट भर कर शराब पीती है और लुढ़कते हुए अपने बेड पर चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह पूजा को उसकी सास जगाने आती है। अरे मेरी प्यारी बहू, उठ जा, आज तेरी पहली रसोई है। चल जल्दी से सभी रिश्तेदारों के लिए कुछ अच्छा सा बना दे। वो माँ जी, आप चलिए, मैं नहा धोकर आती हूँ, उसके बाद सबके लिए मैं कुछ मीठा बना दूंगी। अच्छा बहू, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस वक्त पूजा नशे में नहीं थी। रात का नशा पूरे तरीके से उतर चुका था। इसीलिए पूजा नहा धोकर संस्कारी बहू की तरह किचन में चली जाती है और अपने ससुराल वालों के लिए हलवा बनाती है। तभी वहाँ तुरंत पूजा की जेठानी आरती आ जाती है और आरती पूजा से कहती है, अरे देवरानी, बताओ तो हमें, कैसी गई आपकी सुहागरात? क्या क्या किया आपने देवर जी के साथ? सच बताऊं दीदी, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं, और मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, लगता है नशा ही चढ़ गया था आपको ज्यादा ही। वो भी देवर जी के प्यार का। ऐसे ही थोड़ी देर बाद पूजा अपने हाथों का बना हुआ हलवा सभी रिश्तेदारों को खिलाती है। सभी लोगों को हलवा बहुत पसंद आता है और हर कोई पूजा की तारीफ कर रहा था। तभी रमन आता है और पूजा रमन को हलवा देते हुए बोलती है, रमन जी ये लीजिए, खा के बताइए कि कैसा बना है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं खाना, ये हलवा वलवा ना खुद खाओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? ओ सती सावित्री, ये ड्रामा मेरे सामने करना मत तुम। ये जो अच्छी बने का नाटक है ना, दूसरों के आगे करो, मेरे आगे नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। नाम पूजा है, लेकिन कर्मों से पूरी की पूरी डायन हो, डायन। रमन, ये क्या तरीका है बेटा बहू से बात करने का? आज उसका पहला दिन है और तू पहले ही दिन अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहा है। अरे माँ, आपको जब कुछ पता नहीं होता है ना, तो बीच में बोला भी मत करो। ये जो आपकी डायन बहू है ना, 1 नंबर की नशेड़ी है। रात भर बैठ के दारू पी रही थी और जैसे मैं इसको समझाने गया तो मुझे धमकाने लग गई।
कह रही सर फोड़ दूंगी, अम्मा बहन पे आ जाऊंगी। अब आप ही देखिए कैसी डायन से शादी हो गई मेरी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ये खुद रात को दारू पी रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों से इनकी शिकायत करूं, पर ना चाहते हुए भी मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। अगर ये मेरे चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं तो मैं भी तो उठा सकती हूँ ना। रात भर इन्होंने दारू पी है माँ जी। पूजा एक नंबर की चालाक औरत थी। वो अपने पति के ऊपर ही दारू पीने का इल्जाम लगा देती है, जिस वजह से पूजा के ससुराल वाले रमन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बेचारा रमन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, वो क्या है ना, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसकी यहाँ पार्टी है, तो मैं पार्टी में जा सकती हूँ? मैं रात को 8 बजे तक आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, चली जा, पर समय पे घर आ जाना। पूजा को शराब पीना था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी थी। इसीलिए वो अपनी सास से झूठ बोलकर अपने घर से बाहर निकल अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती है और जमकर शराब भी पीती है। देखते ही देखते करीबन रात के 10 बज जाते हैं। पूजा के ससुराल वाले बार बार पूजा को फोन कर रहे थे, लेकिन पूजा फोन ही नहीं उठा रही थी, क्योंकि पूजा तो क्लब में दारू पी कर मस्ती जो कर रही थी। तभी क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस क्लब में जितने लोग होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे ही अगली सुबह रमन को पुलिस थाने से फोन जाता है। हेलो मिस्टर रमन, पूजा आपकी वाइफ हैं। आप जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाओ। आपकी बीवी को हमने क्लब से गिरफ्तार किया है। हमें यह पूरी तरह नशे में पाई गई थी। के पास कुछ नशीले पदार्थ भी मिले हैं, इसलिए आपको अभी के अभी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आना होगा। ये खबर सुनकर रमन के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो पूरे घर वालों को इस बात के बारे में बताता है, जिसके बाद पूजा का पूरा ससुराल पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ कुछ मीडिया कर्मी भी आए हुए थे। मीडिया वाले बार बार पूजा से सवाल जवाब कर रहे थे। पूजा पूरे तरीके से शर्मिंदा हो चुकी थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे रमन वकील की मदद से पूजा को बेल पर घर ले आता है और घर आते ही रमन पूजा से बोलता है, माँ अब कुछ भी हो जाए, ये हमारे घर में नहीं रहेगी। मैं हाथों की नस काट लूंगा अगर आपने इसको घर में रखा तो। एक तो ये ऐसी हरकत करती है, ऊपर से चालाक इतनी है कि गलती मानती नहीं है, दूसरों पे डाल देती है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है रमन, ये इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे हमने जो हमारे घर में ऐसी बहू आई है। मेरा तो दिल ही टूट गया, इसलिए मैं खुद चाहती हूँ पूजा कि तू हमारे घर से चली जाए। पूजा के ससुराल वाले पूजा से बुरे तरीके से नाराज थे और पूजा को भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। तभी वह सभी से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। रमन जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। पर सच बताऊं तो मैं सिर्फ शराब पीती हूँ। वो नशीले पदार्थ मेरे हाथ में कहाँ से आए मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मेरा यकीन मानो, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लाइफ में पहली बार शराब की वजह से मेरा सबके आगे शर्म से सर झुक गया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा, तो तुम हाथ नहीं लगाओगी, मतलब सीधा मुंह लगाओगी। तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ, खाए पिए बिना रह लोगे, लेकिन नशे के बिना नहीं रह सकते। और तुम्हारी हिम्मत, आहा, उसके बारे में क्या ही बात की जाए। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि ससुराल में आने के बाद भी पैक पे पैक मारे जा रही थी बिना किसी डर के। रमन को गुस्सा आता है और रमन पूजा को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। बेचारी पूजा रोते हुए अपने माँ बाप के पास आती है। इसके बाद पूजा के माता पिता भी उसे घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह करे तो क्या करे। ससुराल भी वह नहीं जा सकती थी और मायके से भी वह निकल चुकी थी। फिर भी बेचारी हिम्मत करके अपने ससुराल जाती है और बोलती है, माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा है मुझे। आज मेरी गलती के कारण कोई भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। प्लीज माँ जी, मुझे एक मौका दे दो। कभी भी शराब नहीं पीऊंगी मैं। ठीक है, अगर तू सच में अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। पर अगर मुझे दोबारा ऐसी चीजें पता चली कि तूने शराब को हाथ भी लगाया है तो देख लियो, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और दोबारा कभी घर में पैर नहीं रखने दूंगी। सास की बात सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। इसीलिए अब पूजा
अपने आप को पूरे तरीके से बदलने की कोशिश करती है। वह ज्यादातर समय अपनी सास के साथ ही बिताती है और धीरे धीरे एक अच्छी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से सीख लेती है। और अब पूजा पूरे तरीके से बदल जाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।